तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 15 है, जिसके अंतर्गत आज भी हम लोग भारत के राष्ट्रपति वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे भाग 5, और भाग 5 यानी कि आपका संघ है, जिसको आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक इसको बांटा गया है। तो भाग 5 यानी कि संघ, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक आता है। संघ को हम लोग टोटल 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला है आपका संघ की कार्यपालिका, आर्टिकल 52 से 78 तक। दूसरा है आपका संघ की विधायिका, आर्टिकल 79 से 123 तक। तीसरा है आपका संघ की न्यायपालिका, 124 से लेकर 147 तक। और चौथा है आपका कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि 148 से लेकर 151 तक देखने को मिलता है। उसके बाद 152 से आपका 237 तक भाग 6 स्टार्ट हो जाता है, यानी कि राज्य। हम लोग सबसे पहले संघ की कार्यपालिका देख रहे थे, जो कि आपका आर्टिकल 52 से लेकर 72 तक था, जिसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले 52 से 62 राष्ट्रपति के बारे में, 63 से 73 उपराष्ट्रपति के बारे में, 74 और 75 प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76, उसके बाद आर्टिकल 77 और 78 भारत सरकार के कार्य, इसके बारे में हम लोग स्टार्ट किए थे। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग आर्टिकल 52 पढ़े थे। आर्टिकल 52 क्या है? आर्टिकल 52 के तहत हम लोग जाने थे कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 हम लोग देखे थे कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो होगी आर्टिकल 54 हम लोग देखे थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, और निर्वाचन मंडल में किसको शामिल किया जाता है, किसको शामिल नहीं किया जाता है, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 55 देखे थे कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो रीति रहता है, यानी कि उसका जो निर्वाचन करने का विधि क्या होता है, तो हम लोग जाने थे कि एकल संक्रमणीय मत के द्वारा उसका होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से, वो भी गुप्त मतदान होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आर्टिकल 56 भी हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में जाने थे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना समय तक रह सकता है। इसी के अंतर्गत हम लोग जाने थे कि राष्ट्रपति जो है अपने कार्यकाल से वो हट भी सकता है, जैसे कि उसके ऊपर अगर इम्पीचमेंट आ गया, इम्पीचमेंट बोलिए या फिर इम्पीचमेंट बोलिए, दोनों एक ही है, महाभियोग की बात, ठीक है ना। तो महाभियोग लगने पे उसको हटाया जा सकता है कार्यकाल से। उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी कार्यकाल से हट जाता है। और रिसिग्नेशन यानी कि अगर वो त्याग पत्र दे देता है, रिसाइनेशन, तो भी आपका वो जो है अपने कार्यकाल से वो हट जाते हैं। उसके अलावा हम लोग आर्टिकल 57 की भी चर्चा किए थे, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन यानी कि री इलेक्शन की बात किए थे कि वो जो है दोबारा मतलब वो का राष्ट्रपति जो है पुनर्निर्वाचन होता है या नहीं होता है। तो हम लोग भारत के संदर्भ में देखे थे कि राष्ट्रपति जो है भारत में कोई भी व्यक्ति कितना भी बार बन सकता है, ठीक ना। और हम लोग देखे थे कि अमेरिका में ये 2 ही बार ये है प्रावधान कि 2 बार से ज़्यादा कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो हम लोग आर्टिकल जो है वो 57 तक पढ़ लिए थे। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके आगे की क्लासेस। तो सबसे पहले हम लोग जो है आर्टिकल 57 तक तो पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग आर्टिकल 58 से इसको स्टार्ट करेंगे। और आर्टिकल 58 देखिए कि आर्टिकल 58 जो है यहाँ पे राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में जो है वो चर्चा किया गया है। तो राष्ट्रपति की योग्यता वो आपका आर्टिकल 58 में है, यानी कि क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट। तो राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो वो हम लोग देखते हैं आर्टिकल 58 के तहत। सबसे पहले योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। जन्म से वो भारत का नागरिक हो ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 35 वर्ष का जो आयु है वो पूरा कर चुका हो, ये न्यूनतम है ना। तो कम से कम उसको 35 साल जो है वो आयु पूरा कर लेना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा बहुत तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोकसभा का सदस्य बनने योग्य की जो है वो योग्यता रखता हो। तो लोकसभा का सदस्य जो है वो बनने के लिए जो है वो योग्यता रखता हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। सदस्य होना ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि वो लोकसभा का जो है सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, केवल योग्यता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि वो लोकसभा का सदस्य हो, ठीक ना। ये भी हम लोग जानते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि लोकसभा का सदस्य, यहीं पे आप समझ लीजिए कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होता है, और वो जो है हम लोग आर्टिकल 84 में पढ़ते हैं, है ना। क्यों लेते हैं, याद रखिए कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए राष्ट्रपति के पद के लिए, है ना। उसका सदस्य जरूरी नहीं है। यहीं पे हम लोग देख लेते हैं लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। तो वहाँ पे भी वह भारत का नागरिक हो, वह जो है 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, ठीक ना। वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य के अंतर्गत कोई लाभ के पद पे नहीं हो, वह पागल या फिर दिवालिया नहीं हो, ठीक ना। ये भी हम लोग जानते हैं। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको 25 साल आपको मिनिमम होना चाहिए।
तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए, तो आपका कम से कम मिनिमम जो है वो 25 साल आपका उम्र होना चाहिए। और वहीं अगर राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है, तो आपका 30 साल। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल, और वहीं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल। ठीक ना, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल जो है वो आयु होना चाहिए। ये भी कोई लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो वो रिजाइन देकर वो आ सकता है, वो अलग बात है ना। आगे देखिए, नोट यहाँ पे दिया गया है कि भारत के संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। तो कहीं भी लाभ का पद क्या होगा, इसको परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में। आगे देखिए, परंतु आर्टिकल 58(2) में राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, संघ या राज्य सरकार के कोई भी मंत्री, ये सभी जो है वो लाभ के पद नहीं होंगे। अभी बोला गया था कि जो है वो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ना केंद्र में, ना ही वो राज्य में। तो संविधान में कहीं भी लाभ का पद को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन 58(2) में ये बात कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, संघ और राज्य का जो भी मंत्री है, राज्यपाल हो जाएगा, ये सभी जो है वो लाभ के पद नहीं कहलाएंगे। ठीक ना। आगे देखो, लाभ का पद कौन कौन है वो देख लीजिए। तो संघ सरकार यानी कि सेंटर में, राज्य सरकार यानी स्टेट में, और स्थानीय सरकार यानी कि लोकल में, या फिर कोई अन्य प्राधिकरण में अगर उसको वेतन, लाभ, सुरक्षा, प्राधिकार, सुविधा ये सब मिल रहा है, तो सुविधा प्राप्त करने वाले सभी लोगों को लाभ के पद के अंतर्गत माना जाता है। तो लाभ का पद किसको मानेंगे, तो संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार व अन्य प्राधिकरण में वेतन, लाभ, सुरक्षा, प्राधिकार और सुविधा प्राप्त करने वाले सभी लोगों को का जो पद है उसको लाभ के पद के अंतर्गत माना जाएगा। लाभ के पद के अंतर्गत किसको नहीं माना जाएगा, तो आर्टिकल 58(2) के तहत राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ और राज्य सरकार के मंत्री, ये सभी लाभ के पद नहीं होंगे। कम समझ में आ गया। आगे देखिए, इसके अलावा देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अन्य योग्यताओं का जो निर्धारण करने का अधिकार जो है वो किसको दिया गया है, तो संसद को दिया गया है आर्टिकल 71(3) के तहत। तो हमेशा एक पॉइंट याद रखिएगा कि आर्टिकल 71(3) के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर कोई भी योग्यता में परिवर्तन करना है या फिर योग्यता निर्धारण करना है, तो उसका अधिकार केवल संसद को है। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 71(3) के तहत। तो आर्टिकल 71(3) के तहत। आगे देखिए, संसद ने 1952 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम बनाया था। तो संसद 1952 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम बनाया है। ठीक है ना, जिसके तहत एक अनुमोदक एवं एक प्रस्तावक और 0 राशि थी। देखिए, अभी आपको बताया गया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो भी योग्यता है वो उसका निर्धारण कौन करता है, तो संसद करता है आर्टिकल 71(3) के तहत, आर्टिकल 71 क्लॉज 3 के तहत। फिर हम लोग जानते हैं कि 1952 ईस्वी में ही संसद जो है वो एक अधिनियम बनाता है जो कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम बनाता है, और इसमें बोल देता है कि आपको इसके लिए क्या है योग्यता, एगो अनुमोदक होना चाहिए, एगो प्रस्तावक होना चाहिए, और आपको 0 रुपया मतलब कि 1 भी रुपया मतलब कि आपको राष्ट्रपति के लिए जो है वो कहीं भी जमा नहीं करना है। बस आपके लिए एगो अनुमोदक होगा और एगो प्रस्तावक होगा, तो आप राष्ट्रपति पद के लिए क्या हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। ये 1952 के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम के अनुसार था। बाद में फिर यहीं पे चेंजेस कर दिया गया। पहला 1952 में आया, 1952 में एक अनुमोदक एक प्रस्तावक था। फिर 1974 में फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम फिर बना, उसमें कुछ चेंजेस हुआ, उसमें 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक रखा गया, और अब जो राशि रखी गई वो आपका 2500 रुपया था। पहले कितना था, तो पहले था आपका एक अनुमोदक एक जो है वो प्रस्तावक और 0 रुपया 1952 में। 1974 में 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक और 2500 रुपया। उसके बाद 1997 में फिर अमेंडमेंट हुआ, और 1997 में जो है वो 50 को प्रस्तावक कर दिया गया और 50 को अनुमोदक कर दिया गया, और 15,000 रुपये की राशि कर दी गई। और 15,000 की जो राशि है जो है उसका चेक जो है वो RBI को देना होता था, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और RBI का स्थापना हम लोग सभी को पता है कि वो आपका 1935 में होता है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत।
तो 1952 में 1 अनुमोदन 1 प्रस्तावक 0 रुपया, 1974 में 10 अनुमोदक 10 प्रस्तावक 2500 रुपया, 1997 में 50 अनुमोदक 50 को प्रस्तावक 15,000 रुपया RBI में देना है चेक के रूप में। आगे देखिए, जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी जब आपका कुल वैध मत का 1/6 भी जो है वोट नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कि अगर टोटल 600 वोटर है और 600 में अगर आपको अगर 100 को भी वोट नहीं मिला तो आप समझिए कि आप तो ऐसे ही गए हैं, और आपका जो राशि भी जमा किए हैं 15,000 रुपया, वो भी आपका जमानत राशि जो था वो आपका जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी आपको बताया गया था कि हम लोग आर्टिकल 58 देख रहे थे, और आर्टिकल 58 में हम लोग राष्ट्रपति पद के लिए जो भी है योग्यता के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और योग्यता भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, इसको हम लोग देख लिए हैं। राष्ट्रपति का योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए, पोस्ट के लिए है ना, प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, तो क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, और ये था आपका आर्टिकल 58। ठीक है, तो 52 में आपको बताया गया राष्ट्रपति का मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की शक्तियाँ बताया गया है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 55 के बाद आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किया गया है का बात किया गया है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में जिक्र किया गया है। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 59 के बारे में, है ना। तो नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 59, 58 के बाद चलिए 59। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल 59 देखते हैं। आर्टिकल 59 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति के पद की शर्तें, यानी कि राष्ट्रपति का पद आप धारण कर लिए तो इसमें क्या क्या शर्त होना चाहिए, यानी कि कंडीशन। तो कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, तो राष्ट्रपति के पद की शर्तें, तो जो योग्यता है, योग्यता जैसा ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता है राष्ट्रपति पद की शर्तें आर्टिकल 59 में। शर्तें देखिए, पहला नंबर शर्त है कि वो लाभ के पद पे नहीं हो। लाभ का पद कौन है कौन नहीं है इसके बारे में बताया गया है। संविधान में लाभ का पद कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आपका 58(2) में लाभ का पद कौन कौन नहीं है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है ना। आगे देखिए, वो संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य ना हो, तो इसके बारे में एक और शर्त है कि वो संसद या फिर विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। हम सभी को पता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको मिनिमम 25 साल का होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको मिनिमम 30 साल का होना चाहिए समय, ये एज, और आपको राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 साल का जो है एज होना चाहिए। आगे देखते हैं, उन्हें 5 लाख रुपया महीना उपलब्धि या फिर वेतन प्राप्त होगा। हम सभी को पता है कि जब राष्ट्रपति कोई व्यक्ति बन जाता है उसको 5 लाख रुपये महीना मिलता है, उसके अलावा जो भी वेतन भत्ता है वो सभी मिलता है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति आवास दिया जाता है, तो बहुत बढ़िया, एक बहुत बड़ा सा आवास दिया जाता है राष्ट्रपति को रहने के लिए। आगे देख लीजिए, सेवा काल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन भत्ते में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। तो जब तक राष्ट्रपति कार्यकाल में है उनको सब तरह का दीवानी अधिकार, फौजदारी मामला, इन सभी से उनको तो बरी किया ही गया है। साथ ही साथ राष्ट्रपति के पद पे होते हुए उसके वेतन भत्ते में किसी भी तरह का कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। ठीक ना। तो ये था आपका आर्टिकल 59। तो आर्टिकल 59 ज़्यादा डिटेल से हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बहुत छोटा सा है, सिंपल है कि राष्ट्रपति पद की क्या क्या शर्तें हैं, कंडीशन है। तो सिंपल है, लाभ का पद भी नहीं होना चाहिए। संसद या फिर विधानसभा का सदस्य, वो विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो भैया वो रिजाइन मार दीजिए। उसको फिर 5 लाख रुपये महीना मिलेगा, उसको राष्ट्रपति आवास मिलेगा, वेतन भत्ता मिलेगा और सारा सुख सुविधा मिलेगा। तो ये था आपका आर्टिकल 59। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 60 की ओर। आर्टिकल 60 जो है राष्ट्रपति का शपथ, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा आपका आर्टिकल 60, और आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ यानी कि ओथ की चर्चा की गई है। इसमें बोला गया है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो संविधान की रक्षा यानी कि संरक्षण, प्रतिरक्षा और इसकी परिरक्षा की जो है वो शपथ लेगा। कहने का अर्थ है कि जो राष्ट्रपति जो है वो, तो अगर हम लोग शपथ की बात करें तो शपथ में हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो आपका भारत का जो संविधान है इसका रक्षा और इसका प्रतिरक्षा का शपथ लेता है। ये कहीं कहीं ये बहुत बार जगह ना मतलब ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का शपथ क्या है क्या नहीं है इसके बारे में। तो ये संविधान का जो है वो रक्षा और प्रतिरक्षा का ही ये शपथ लेता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो हम सभी को पता है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राष्ट्रपति की शपथ का जो प्रावधान है वो आपका तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। ठीक है,
तो इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर हम लोग तीसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में। लेकिन तीसरी अनुसूची में जो है वो राष्ट्रपति के बारे में शपथ का जो है वहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। तो ये था आपका आर्टिकल 60, ठीक है ना। आर्टिकल 60 भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो है इसके बाद हम लोग आर्टिकल 61 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 60 भी आपका कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 60 में जो है वो राष्ट्रपति का शपथ के बारे में बताया गया, जो कि आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलवाया जाएगा। आर्टिकल 61 जो है वो आपका महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात करता है, ठीक है ना। आर्टिकल 61 जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया की बात करता है, यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस की बात करता है। इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। तो ये जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की बात जो हो रही है वो संसद के किसी भी सदन में उठाई जा सकती है। इसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि ये लोकसभा में ही उठे या फिर ये राज्यसभा में उठे, किसी भी सदन में उठाई जा सकती है महाभियोग की प्रक्रिया। लोकसभा या राज्यसभा जिस सदन में कार्रवाई शुरू होगी उसे प्रथम सदन कहेंगे। तो प्रथम सदन अगर वो लोकसभा में हुआ तो उसको बोलेंगे प्रथम सदन, अगर वो राज्यसभा में हुआ महाभियोग प्रक्रिया का प्रारंभ तो वहाँ उसको बोलेंगे प्रथम सदन। तो ये किसी भी सदन में हो सकता है और जिस सदन में होगा उसको हम लोग प्रथम सदन कहेंगे। प्रक्रिया शुरू करने के लिए 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेकर आते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो शुरू करने के लिए 1/4 सदस्य है, यानी कि अगर उस संसद में अगर मान लीजिए कि अगर 100 को सदस्य हैं तो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा, तो आपका 25। तो 25 व्यक्तियों का ये प्रस्ताव लेकर आना पड़ता है, ठीक है ना। ये नहीं कि 1-2 आदमी कर गया तो चलो महाभियोग लगाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो प्रक्रिया शुरू करने के लिए 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेकर आते हैं। आगे देखो, प्रस्ताव पर चर्चा से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना भी देना होता है। यानी कि देखिए, आपको राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना है तो आप किसी भी सदन में लगाइए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जिस सदन में ये प्रक्रिया शुरू होगा उसको प्रथम सदन बोलेंगे। और ये प्रक्रिया लाने के लिए भी आपको उस सदन का 1/4 जो है सदस्य का जो है वो प्रस्ताव होना चाहिए। आगे देखो, प्रस्ताव पर जो है चर्चा होने से पहले जो है वो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को आपको नोटिस देना होगा कि हम आपके ऊपर जो है वो ये महाभियोग का जो है प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, जब 14 दिन पहले का अगर जब राष्ट्रपति को सूचना मिल जाएगा तो राष्ट्रपति स्वयं या फिर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। तो राष्ट्रपति या तो वो खुद रखे या फिर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वो अपना पक्ष जो है वो रखवा सकता है। यहाँ पे देखिएगा कि अपना प्रतिनिधियों के माध्यम से भी पक्ष रख सकता है और खुद भी रख सकता है। और अपने प्रतिनिधि में कभी भी ये अटॉर्नी जनरल को नहीं भेजेगा, कौन, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है वो अटॉर्नी जनरल, हम लोग बात करते हैं कि अटॉर्नी जनरल एक तरह से समझिए सरकार का वकील है, ये राष्ट्रपति का भी वकील है। तो क्या जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया आएगी तो क्या उसमें अटॉर्नी जनरल को भेज सकता है राष्ट्रपति? तो नहीं भेज सकता है, ठीक ना। 14 दिन पहले नोटिस भेजा जाएगा उसको, फिर राष्ट्रपति जो है स्वयं या फिर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना पक्ष रखेगा, लेकिन इसमें अटॉर्नी जनरल को नहीं भेजेगा। आगे देखो, सदन 2/3 के कुल बहुमत यानी कि कुल सदन संख्या का, जिसमें हम लोग निर्वाचित और मनोनीत दोनों को शामिल कर देंगे, तो 2/3 बहुमत लेगा और बहुमत से उसको प्रस्ताव इसको पारित करना होगा। मतलब कि देखिए, अगर लोकसभा में ये बात आया तो लोकसभा में ये बात उठा, एग्जाम्पल के लिए, हो सकता है राज्यसभा में उठे, कोई भी फिक्स नहीं है। तो अगर ये लोकसभा में ये बात उठा तो आपको जो है वो 1/4 सदस्यों का इसमें प्रस्ताव होना चाहिए। फिर जो है आप 14 दिन पहले राष्ट्रपति के ऊपर मतलब राष्ट्रपति को नोटिस भेजिएगा कि हम आपके ऊपर महाभियोग लाने वाले हैं। फिर राष्ट्रपति जो है वो या तो खुद या फिर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना पक्ष रखेगा, जिसमें राष्ट्रपति भी कभी भी जो है वो अटॉर्नी जनरल को नहीं भेजेगा। ये दूसरा ये हो गया। इसके बाद जो है जिस सदन में ये प्रस्ताव आया था उस सदन से 2/3 बहुमत से उस सदन में उसको पास किया जाएगा। 2/3 कहने का अर्थ क्या है? 2/3 कहने का अर्थ क्या है, आप इसको देख लीजिए कि जैसे कि अगर सदन में अगर टोटल मान लीजिए कि 3 आदमी है तो 3 आदमी में 2 आदमी होना चाहिए। अरे 3 आदमी नहीं बोलते हैं, ऐसा मान लीजिए कि 3 सदन में मान लीजिए कि ये लगभग होगा आप 100 आदमी है सदन में, ठीक ना। तो देखिए ऐसा मान लीजिए कि सदन में टोटल जो है वो 100 आदमी है सदन में, और 100 आदमी सदन में है, तो 100 का 2/3 कितना हो जाएगा, तो लगभग 66 हो जाएगा। तो लगभग जो है वो आपका 66 आदमी, मतलब ये आपके इसमें समर्थन होना चाहिए, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों को शामिल किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में तो शामिल नहीं कर रहे मनोनीत को, लेकिन इसको हटाने में कर रहे हैं भैया, निर्वाचित और मनोनीत दोनों को। तो सदन 2/3 के बहुमत से, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल होंगे, ये बहुमत से इसको पारित करेगा।
इसके बाद ये जो है वो दूसरी ये जो प्रक्रिया है वो दूसरे सदन में चली जाएगी और वहाँ पे इस दूसरे सदन में जो है वो उसको जांच सदन कहेंगे। पहले को हम लोग क्या कहेंगे, पहले को हम लोग कहेंगे क्या, तो पहले को हम लोग कहेंगे प्रथम सदन। उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन में जाकर वहाँ पे जो है वहाँ पे जांच वगैरह होगा और जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो है प्रक्रिया ये क्यों लगाई जा रही है, सही है कि गलत है, ये इसकी जांच होगा दूसरे सदन में। आगे एक पॉइंट देख लीजिए, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जा रहा है वो आपका न्यायिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि वो अर्ध न्यायिक है। न्यायिक में क्या होता है कि आप किसी को गलती करते हुए देखें तो आप उसको लिए उसको दंड दीजिएगा, लेकिन न्यायिक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति अगर कोई गलती भी करते हैं, गैर संवैधानिक काम भी करते हैं, उसके लिए उसको दंड नहीं मिलेगा बल्कि उनको पद से केवल हटा दिया जाएगा। तो ये है पूरी तरीके से आपका अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए, दूसरा सदन यदि राष्ट्रपति को दोषी पाता है तो वो सदन भी 2/3 के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगा और उसके बाद राष्ट्रपति तुरंत जो हट जाएगा। पहला सदन में भी 2/3 बहुमत से पास करना होगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, वहाँ पे महाभियोग की प्रक्रिया के ऊपर जांच होगा, जांच समिति बैठेगी, उसके ऊपर जांच होगा, पूरा बाकायदा जांच वगैरह होगा, सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा। अगर वहाँ पे अगर हो जाता है, गलती साबित हो जाता है कि नहीं, अगर ये राष्ट्रपति के ऊपर गलत महाभियोग है तो वहाँ से खारिज हो जाएगा। और अगर सही साबित हो जाएगा कि नहीं राष्ट्रपति जो है गलत किए थे इसलिए उनके ऊपर महाभियोग लगा है, तो ऐसे में फिर वो अगर वहाँ से भी 2/3 बहुमत से पास हो गया तो फिर राष्ट्रपति उस दिन से ही राष्ट्रपति को अपने पद से फिर हट जाना होगा। समझ में आ गया। आगे देखो, नोट यहाँ पे देखिए, राज्य विधानसभा के सदस्य इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। बताया जाता है कि राज्य विधानसभा के सदस्य चुनाव में भाग लेंगे लेकिन उसको हटाने वाले यानी कि ये इम्पीचमेंट में महाभियोग में शामिल नहीं होंगे। विधान परिषद तो शामिल नहीं होता, चुनने में भी हटाने में भी नहीं। आगे देखो, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत में अब तक किसी भी व्यक्ति किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू ही नहीं की गई है। बताओ कितना खूबसूरती की बात है ये। आगे देखो, भारत पर महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार से उसके वेतन भत्ते और ये सब का जो है सुविधाओं में कटौती नहीं की जाएगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर महाभियोग लग रहा है तो ऐसे में उस राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ता ये किसी भी कीमत में कम नहीं किया जाएगा। उसके ऊपर जो वेतन भत्ता उनका जो है सैलरी वगैरह सारा कुछ सुख सुविधा कुछ भी कमी नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा जब तक पूरा वो शामिल नहीं दोषी करार नहीं हो जाएंगे। अगर उनका महाभियोग का प्रक्रिया का पूरा सिद्ध हो जाएगा तभी वो कुछ हो सकता है उनके ऊपर, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो ये आपका समझ में आ गया। अटॉर्नी जनरल को ये कभी नहीं भेजेगा, वो भी हम लोग जान गए। महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है वो भी हम लोग जान गए हैं। तो ये था आपका आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। आर्टिकल 61 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको किसी भी तरह कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 52 तक मतलब 62 तक तो मतलब सॉरी आर्टिकल 61 तक तो हम लोग देख लिए हैं। हम लोग देखेंगे कि 52 में राष्ट्रपति का भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में शक्तियाँ पढ़े, 54 में निर्वाचन मंडल, 55 में निर्वाचन की रीति, 56 में उसका कार्यकाल, 57 में उसका पुनर्निर्वाचन, 58 में योग्यता, 59 में पद की शर्तें, 60 में उसका शपथ और 61 में जो है वो आपका महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ ली है। 61 के बाद 62 में देखिएगा तो है कि अगर पद खाली रहेगा राष्ट्रपति का तो जो है 6 महीने के भीतर ही जो है इलेक्शन करवा देना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी कारणवश अगर खाली रहता है तो आपको 6 महीने के भीतर ही जो है वो क्या करवाना पड़ेगा, इलेक्शन करवाना पड़ेगा। और अगर ऐसे में अगर ये भी है कि अगर ये भी जानते कि अगर राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी अगर नहीं आता तो राष्ट्रपति अपना पद खाली नहीं करेगा, वो अपने पद के बाद भी रहता है, ये हम लोग जानते हैं। और अगर ऐसे देख लेते हैं अगर राष्ट्रपति का अगर पद पे मृत्यु हो जाता है या कुछ भी हो जाता प्रॉब्लम या वो त्याग पत्र दे देते हैं तो फिर ऐसे में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के रूप में काम करते हैं और फिर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा नेक्स्ट वाले का तब वो फिर हट जाते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो आर्टिकल 63 जो है 62 तक ही हम लोग देखेंगे, मतलब यहाँ पे मतलब सॉरी आर्टिकल जो है वो 61 तक ही यहाँ देखेंगे, यानी कि जो है महाभियोग की प्रक्रिया तक ही। आर्टिकल 62 हम लोग खाली इतना जान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति का मतलब ये राष्ट्रपति का पद अगर खाली रहेगा तो इलेक्शन आपको 6 महीने के भीतर करवाना पड़ेगा और जब तक इलेक्शन होगा नहीं तब तक जो है राष्ट्रपति वो अपने अगर राष्ट्रपति अगर सही है तो वो उसका जो है पद मतलब वो अपने उत्तराधिकारी आने के पहले तक वो पद पे रहेंगे। और अगर राष्ट्रपति का अगर मृत्यु हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो ऐसे में उपराष्ट्रपति उनका पद संभालेंगे, ये आर्टिकल 52 कहता है। बोलता है कि पद जो है राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, ये आर्टिकल 52 कहता है। अब हम लोग आर्टिकल 63 से जो है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे उपराष्ट्रपति। तो जब हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहाँ से हम लोग आर्टिकल 63 से कंटिन्यू करेंगे। अब आइए हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो देख लेते हैं।
जैसे कि आप देखिए आर्टिकल 74 क्लॉज 1। तो आर्टिकल 74 क्लॉज 1 पे बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा, तो पीएम होगा यानी प्रधानमंत्री होगा। तो बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए जो है वो एक क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। ये किस में कहा जा रहा है, तो आपका आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में कहा जा रहा है। और जिसका मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा। यहाँ तो देख लीजिए नोट में बोला जा रहा है कि भारत में राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है। तो भारत में हम लोग जानते हैं कि संविधान का प्रमुख कौन है, संवैधानिक प्रमुख, तो वो राष्ट्रपति है। राष्ट्र का प्रमुख कौन है, तो वो राष्ट्रपति है। लेकिन सरकार का प्रमुख कौन है, तो वो आपका प्रधानमंत्री है। सरकार का प्रमुख वो है, लेकिन वास्तविक प्रमुख जो है वो आपका प्रधानमंत्री है। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है और इस तरह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार उसको कार्य करने के लिए बाध्य है। तो वो केवल एक संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन वो काम जो भी कुछ करेगा वो आपका मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही करेगा और उसके लिए वो बाध्य भी है। आगे देखो, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है कि संसदीय शासन प्रणाली के अनुसार भारत में जो है वो दो तरह का जो है वो प्रमुख होंगे। एक होगा आपका नाम मात्र का प्रमुख, एक होगा आपका वास्तविक प्रमुख। तो नाम मात्र का प्रमुख आपका राष्ट्रपति है, जबकि वास्तविक प्रमुख ये प्रधानमंत्री है। और ये किसका विशेषता है, तो ये आपका संसदीय शासन प्रणाली का ही विशेषता है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। संसदीय शासन प्रणाली का बात यह है, ठीक है। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 हम लोग पढ़ लिए हैं, ये राष्ट्रपति से संबंधित है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ही इसको जिक्र कर लिए हैं। इसके अलावा देखिए आर्टिकल 75 की बात करें तो आर्टिकल 75 है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है कौन, तो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री हम लोग चुनते नहीं, बल्कि उसका नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के रूप में। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो अगर प्रधानमंत्री का नियुक्ति कर देगा कौन, राष्ट्रपति, और अब राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री के सलाह पर ही मंत्रिपरिषद के सदस्यों का नियुक्ति करेगा। इसके अलावा देखिए राष्ट्रपति और किसको किसको नियुक्त करता है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को आर्टिकल 75 के तहत जो नियुक्ति करता है। आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को, आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल को भी नियुक्त करता है। आर्टिकल 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के जज को, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो जज है उसको आर्टिकल 124 के तहत जो है वो किया जाता है। उसी तरह देखिएगा कि उच्च न्यायालय के भी जज को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन वो 274, ठीक है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को आर्टिकल 75 के तहत, आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल को नियुक्त करेंगे, आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त करेंगे और आर्टिकल 217 के तहत हाई कोर्ट के जज को करेंगे। ये क्रम में ही याद कीजिएगा। इसके अलावा देखिएगा तो आप अनुसूचित जाति आयोग 338, फिर 338A, फिर 338B भी है। तो 338 अनुसूचित जाति आयोग, 338A ST कमीशन यानी कि SC ST आयोग यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग, फिर आपका OBC आयोग यानी कि OBC कमीशन, वो 338B, ऐसे याद कीजिए। अनुसूचित जाति यानी कि ST आयोग 338, 338A और 338B। 338A में आपका ST और 338B में आपका OBC, ठीक है। तो 338 में आपका SC है, SC आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा होगा 338 में। 338A में ST कमीशन का गठन और 338B में OBC कमीशन का गठन, ठीक है। ये सब राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। आगे देखिए यूपीएससी का जो है चेयरमैन, इसको भी गठित करता है 316 के तहत। फिर 324 के तहत जो है इलेक्शन कमीशन, इसको भी गठित करता है कौन, तो राष्ट्रपति ही। 350B के तहत अल्पसंख्यक आयोग, 1992 में बना था महिला आयोग, इसको भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 1993 में बना था आपका मानवाधिकार आयोग। फिर 239 में बना था आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर। 239AA में बना था आपका दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। आर्टिकल 76 के तहत देखिएगा अटॉर्नी जनरल को भी यही नियुक्त करते हैं। 148 के तहत ये कैग को भी यही नियुक्त करते हैं और आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग को भी यही जो है वो गठित करते हैं, यहाँ पे यही जो है करते हैं नियुक्ति। तो इतना सारा पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि जो है राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है ये सभी पॉइंट। तो राष्ट्रपति इन सभी का जो है नियुक्ति करते हैं, है ना। तो टोटल 8-10 वो है। अगर आप इसको अगर ट्रिक के माध्यम से याद कीजिएगा या फिर ऐसे ही नॉर्मली याद कर लीजिएगा ना, 4-5 बार पढ़िएगा तो याद हो ही जाएगा। तो आर्टिकल 75 में हम लोग जानते हैं कि पीएम का नियुक्ति करेगा और पीएम के सलाह पे अन्य मंत्रिपरिषद का सलाह नियुक्ति करेगा। 75, 155, 200, 124, 217, 338, 338A और B, फिर 316, 324, 350, 300B, फिर 1992 में महिला आयोग, 1993 में मानवाधिकार आयोग,
239, फिर 239 डबल ए, फिर 76, 148, 280, ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ तक। ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसके बाद देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने थे, जो कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक रहे थे। 26 मई 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक रहे थे। इसके बाद बनते हैं आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 13 मई 1962 से लेकर जो है 13 मई 1967 तक रहते हैं, यानी कि 5 साल, नेक्स्ट के 5 साल ये रहेंगे। तो 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहेंगे। तो ये सब जो है याद कर लीजिएगा आप अलग से, ठीक है ना। आगे देखिए, तो देखिए अभी तक हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे कि केंद्र हम लोग स्टार्ट किए थे। केंद्र यानी कि मतलब संघ वाला स्टार्ट किए थे टॉपिक। और संघ वाले टॉपिक में सबसे पहले हम लोग जो है वो आपका आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक राष्ट्रपति के बारे में लोग पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति से संबंधित हम लोग सारे आर्टिकल के बारे में पढ़े। आपका आर्टिकल जो है वो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62 तक भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति का जो अगर आप क्रम देखिएगा तो हम लोग आगे देखेंगे कि अभी तक जो है टोटल भारत में हम लोग जानते हैं कि 15 व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के पद पे आए हुए हैं। इसके अलावा देखेंगे हम लोग उपराष्ट्रपति के बाद, जब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक। आपको पता होना चाहिए कि कल जो डेट था आपका 10 सितंबर, आज है 11 सितंबर, तो कल था आपका 10 सितंबर 2025 और कल के दिन ही आपका जो है वो मतलब डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब को ही, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है वो यानी कि राज्यसभा का सभापति के रूप में चुना गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो आपके 2024 में भी वो झारखंड के राज्यपाल रह चुके थे और अभी उनको भारत का उपराष्ट्रपति बना दिया गया है, ठीक है ना। तो ये भी पता होना चाहिए। तो ये हम लोग कौन कौन बने हैं, राष्ट्रपति का क्रम, उपराष्ट्रपति का क्रम और एकदम डेट वाइज इनको हम लोग याद करेंगे आगे चल के, ठीक है ना। इनके बाद हम लोग देखेंगे इनको। तो अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति का अधिकार एवं कर्तव्यों की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति का कई सारे अधिकार होते हैं, कई सारे कर्तव्य भी होते हैं। जैसे कि अगर देखिए हम लोग तो राष्ट्रपति का जो है नियुक्ति संबंधी पहला अधिकार देखिए हम लोग, तो नियुक्ति संबंधी अधिकार हम लोग देखिए बहुत सारा देखिए हम लोग नियुक्ति संबंधी अगर अधिकार देखिए हम लोग तो इसको बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति का यहाँ पे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति का नियुक्ति संबंधी अधिकार। तो नियुक्ति संबंधी अधिकार में इधर 4 ठो और इधर आपका 8-10 ठो, मतलब टोटल जो है 12-13 को जो हम लोग अधिकार देख लिए थे नियुक्ति संबंधी अधिकार। इसके अलावा देखेंगे राष्ट्रपति का जो है वो आपका सेकंड देखेंगे विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ भी बहुत सारा है और इसको भी हम लोग डिटेल से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, विधायी शक्तियाँ पढ़ेंगे। और फिर हम लोग जो है विधायी शक्तियाँ के बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वो विधायी शक्तियाँ हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास ना कुछ ना वीटो शक्तियाँ भी होती है। इन वीटो शक्तियों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। यहाँ तक हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का जो न्यायिक शक्तियाँ हैं इनको पढ़ेंगे, राष्ट्रपति का जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो देखेंगे। इन सभी के बारे में हम लोग 2-3 गो लाइन करके ये लोग हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जो है वो विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे और विधायी शक्तियों के बाद जो है वो थोड़ा बहुत और आपको बचेगा वो हम लोग कल की क्लास में देख लेंगे। तो ये जो आपका राष्ट्रपति वाला टॉपिक था पिछले क्लास में, आज के क्लास में और एक और क्लास लगेगा, ये 3 क्लास में आपका जो है राष्ट्रपति वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी में। इसके बाद हम लोग केवल जो है घटना चक्र में दिए हुए MCQ को सॉल्व कर लेंगे, फिर आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो बस आप यहीं तक समझ लीजिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं आपका राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। पहले हम लोग राष्ट्रपति की जो है नियुक्ति संबंधी शक्ति देखें, जो कि 8-10 को हम लोग देख लिए हैं, ज़्यादा लेकिन कम नहीं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, और विधायी शक्तियाँ जो है वो आपका आर्टिकल 79 में ये चर्चा किया गया है। तो आर्टिकल 79 यानी कि 79 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में जिक्र किया गया, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, इसके बारे में। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही बात है। तो आर्टिकल 79 में ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग है। इसके अलावा देखिए विधायी शक्तियाँ में कि संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा 3 अंग है। अगर हम लोग संसद की बात करें तो संसद का 3 अंग होता है, एक होता है आपका राष्ट्रपति, एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा। तीनों क्या है, आप संसद का एक दूसरे का अभिन्न अंग है। आगे देखिए, संसद बिना राष्ट्रपति के अनुमति के कोई भी विधि नहीं बनाता है। तो अगर हम लोग संसद की बात करें तो संसद जो भी कोई भी अगर कानून बनाएगा तो वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं बना पाएगा, कि कोई भी कानून बनने के बाद राष्ट्रपति का उसके ऊपर साइन चाहिए। अगर कोई जो है अधिनियम, वो नियम यानी कि पहले ये अधिनियम है, तो अधिनियम कोई भी नियम कब बनेगा, जब उसके ऊपर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तो ही।
है ना। तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। इसे बहुत सारी जो है वो मतलब कि संसदीय अधिकार भी होता है, शामिल होता है ये राष्ट्रपति को। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि संसद का 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। और संसद जो है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी कानून जो है वो नहीं बना सकता है। तो ये अब देखते हैं हम लोग जो है राष्ट्रपति का जो है अधिकार देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सा अधिकार है, संसदीय अधिकार देखते हैं। तो हम लोग आर्टिकल 99 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 99 के तहत हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करता है, और जो है वो राष्ट्रपति या फिर उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति के द्वारा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि लोकसभा का जो भी सदस्य है उनको अगर जब भी शपथ दिलाना होता है तो उनको शपथ दिलाने का काम जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, और ये आपका आर्टिकल 99 में ये कहा गया है। तो आर्टिकल 99 के तहत राष्ट्रपति जो है वो संसद के सदस्य, संसद नहीं मतलब लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है। या तो वो शपथ जो है वो राष्ट्रपति खुद दिला दे या फिर अपने द्वारा नियुक्त कोई अधिकारियों के द्वारा दिला देते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रपति जो है वो आपका प्रोटेम स्पीकर का भी नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है वो आपका प्रोटेम स्पीकर का भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के सदस्यों को भी जो है वो चुनता है, मतलब शपथ दिलवाता है, और प्रोटेम स्पीकर को भी यही शपथ दिलवाता है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को भी राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा का जो सदस्यों का जो शपथ वो राष्ट्रपति नहीं दिलवाते हैं, केवल लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं। राज्यसभा में लेकिन जो मनोनीत सदस्य हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत होते हैं, 12 ठो, वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ लेते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को जो है वो मनोनीत करते हैं, वो हम लोग जानते हैं। और मनोनीत करते हैं आपके आर्टिकल 80 क्लॉज 3 के तहत मनोनीत करते हैं, लेकिन इनको जो शपथ है वो आपका आर्टिकल 99 के तहत ही दिलाते हैं। तो इतना याद रखिएगा कि आर्टिकल 99 जो है वो आपका शपथ की चर्चा करता है, जिसमें लोकसभा के सदस्यों का शपथ, प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति और प्रोटेम स्पीकर का शपथ, फिर राज्यसभा में 12 सदस्यों का शपथ, ये सभी आर्टिकल 99 में आएगा। लेकिन आर्टिकल 12 मतलब सॉरी ये राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन है वो आपका आर्टिकल 80 क्लॉज 3 में आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा देखिएगा, तो राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति जो है वो 2 ठो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति भी करता है संसद में, यानी कि लोकसभा में 2 गो एंग्लो इंडियन का नियुक्ति करता था 331 के तहत। लेकिन बाद में 104 नंबर के संविधान संशोधन 2020 के माध्यम से वर्तमान में इस प्रावधान पर रोक लगा दिया गया है। तो 331 के तहत राष्ट्रपति जो है वो संसद में 2 ठो एंग्लो इंडियन को नियुक्त करते थे, लेकिन अब इसको रोक लगा दिया गया 104 नंबर के संविधान संशोधन के माध्यम से। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। आगे देखिए, आर्टिकल 85 की चर्चा की जा रही है कि आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति जो है वो आपका संसद सत्र के आहुति यानी कि बुलाना, ये आहुति करता है यानी कि बुलाता है, और सत्रावसान भी करता है, और लोकसभा को यही भंग भी करता है। तो अनुच्छेद 85 के तहत ही राष्ट्रपति जो है वो संसद के सत्र को बुलाते हैं यानी कि आहूत करते हैं, इनका सत्रावसान भी करते हैं यही राष्ट्रपति ही, और साथ ही लोकसभा को अगर भंग भी करना है तो वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ये सभी जो राष्ट्रपति का विधायी शक्तियाँ हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए आर्टिकल 86 आता है आपका कि राष्ट्रपति संसद के सदनों को संबोधित भी करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो संसद के सदनों को संबोधित भी करते हैं आर्टिकल जो है वो 86 के तहत। आर्टिकल 87 के तहत जो है वो प्रथम लोकसभा का संबोधन जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रथम जो पहली बार जो लोकसभा बनता है, तो जैसे 2024 में नया सरकार बना तो पहली बार जो लोकसभा है तो उसका संबोधन राष्ट्रपति करते हैं, और प्रत्येक वर्ष जो है वो प्रथम बैठक को भी राष्ट्रपति ही संबोधित करते हैं। तो हर एक साल जो प्रथम बैठक होता है उसको राष्ट्रपति ही कंडक्ट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी क्या क्या बोले हम लोग विधायी शक्तियाँ में, हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद का अंग हम लोग देखें तो लोकसभा, राज्यसभा और क्या है तो आपका राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के अनुमति के बिना कोई भी जो है वो अधिनियम जो है वो आपका मतलब कोई भी जो है नियम मतलब कि कानून नहीं बन सकता है। हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति को बहुत सारा जो है विधायी शक्तियाँ हैं, जैसे कि संसद के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करने का अधिकार, ये हम लोग देखिए कितना के तहत, तो आर्टिकल 85 के तहत। फिर हम लोग देखते हैं कि जो आपका संसद के एक सदन में एक या अधिक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की भी शक्ति यही है। तो संसद में एक सदन में भाषण दे या फिर दोनों सदनों में अभिभाषण देने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को है। लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात जो है प्रथम सत्र है, उसमें प्रथम सत्र में प्रारंभ में प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में आरंभ करने का भी जो है वो समझिए सिंपल कि प्रथम लोकसभा
का जो प्रथम बैठक होगा वो भी राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम बैठक होगा उसको भी राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है, ये भी हम लोग जानते हैं। संसद में जो है वो हम लोग जानते हैं कि निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। कुछ भी और भी है, जैसे कि छोड़िए इसको, ये लूसेंट में दिया हुआ था, इसको आप थोड़ा सा एक दो पॉइंट देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी है कुछ 111 देख लीजिए आप यहाँ पे कि आर्टिकल 111 के तहत देख लीजिए। आर्टिकल 111 कहता है कि अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को बिना अनुमति के कोई भी कानून नहीं बन सकता। तो 111 में है आपका कि जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देंगे, साइन नहीं करेंगे, तो कोई भी कानून जो वो कोई भी कानून नहीं बनेगा। अनुच्छेद 111 में ही राष्ट्रपति के निषेधाधिकार शक्ति यानी कि वीटो पावर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आर्टिकल 111 में ही राष्ट्रपति का जो है वो वीटो अधिकार यानी कि निषेधाधिकार जो है वो शामिल है। ये भी लोग जानते हैं आर्टिकल 111 के तहत। वीटो पावर हम लोग देखें तो वो आपका 3 प्रकार का वीटो पावर है भारत में। एक आपका आत्यांतिक वीटो जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो, एक आपका निलंबनकारी वीटो जिसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, और तीसरा है आपका जेबी वीटो जिसको बोलते हैं पॉकेट वीटो, ठीक ना। और एक और वीटो होता है जो कि अमेरिका में है, वो है आपका क्वालिफाइड वीटो, और ये क्वालिफाइड वीटो जो है वो भारत में नहीं है बल्कि अमेरिका में है। तो आत्यांतिक, निलंबनकारी और आपका जेबी वीटो, ये तीनों हैं। अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। अभी हम लोग केवल राष्ट्रपति का विधायी शक्तियाँ ही देख रहे हैं। अब विधायी शक्तियाँ में ही आपका राष्ट्रपति का जो निषेधाधिकार है यानी कि जो वीटो पावर है वो भी हम लोग देखते हैं। वीटो पावर में जो है 3 गो है, तो हम लोग तीनों एक एक करके बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला है आपका आत्यांतिक वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो। इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति विधायिका की किसी विधेयक पर ना तो मना कर दे, देखो राष्ट्रपति विधायिका की किसी विधेयक पर ना या मना कर दे तो उसे आत्यांतिक वीटो कहते हैं। आत्यांतिक वीटो क्या है, सिंपल समझिए आप, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो समझिए कि आत्यांतिक वीटो कहने का अर्थ है कि इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। इस प्रकार इस या विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। सामान्यतः यह वीटो निम्न 2 मामलों में किया जाता है। सिंपल समझिए, आत्यांतिक वीटो मतलब कि ना तो हाँ कहेगा ना तो ना कहेगा। जैसे लड़की लोग कन्फ्यूजन में रखती है ना, तो उसी तरह सेम उसी तरह है आपका राष्ट्रपति का ये अधिकार, ना तो हाँ कहेगा ना तो ना कहेगा। ये बस केवल उसको उलझा के रखेगा, बस यही है। ऐसे ही देखिए 1900 ये ऐसा कब हुआ था वो देख लीजिए। 1954 में राष्ट्रपति जो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। हम लोग जानते हैं कि आपका 50 से लेके 62 तक आपके राजेंद्र प्रसाद रहते हैं, है ना। 26 जनवरी से लेके 13 मई तक। उसके बाद 13 मई 1962 से लेके 13 मई 1967 तक जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। तो 1954 में जब राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, वो जो पेप्सू विधेयक है, पेप्सू विधेयक में इसका प्रयोग किए थे 1954 में। पेप्सू बिल यानी कि पेप्सू विधेयक पर ये वाला किए थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। ना ही हाँ बोलेंगे ना ही ना बोलेंगे, तो ऐसे में वो जो है आपका आत्यांतिक वीटो हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दूसरा वीटो होता है आपका निलंबनकारी वीटो यानी कि सस्पेंसिव वीटो। ऐसे में क्या होता है, राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक को दोबारा अगर पुनः विचार के लिए भेज दे कि जाओ भैया वापस से पुनः विचार के लिए उसको भेज दिया गया वापस से, इसकी एक बार फिर से आप इसको चेक करके लाइए। अगर दोबारा चेक करके लाता है तो ऐसे में राष्ट्रपति को उसको मतलब साइन करने के लिए बात दी है, पहले बात दी नहीं था, बाद में हो गया। तो निलंबन देखिए आत्यांतिक वीटो में बोल दिया कि राष्ट्रपति ना तो हाँ बोलेगा ना तो ना बोलेगा, सस्पेंस में रखेगा, मतलब तो उसको बोलते हैं निलंबन का आत्यांतिक वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो। और निलंबनकारी वीटो क्या है, इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो यानी कि राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज देता है, वापस कर देता है, ये बार फिर से सोच के आइए, तो उसको बोल देंगे हम लोग निलंबनकारी वीटो यानी कि सस्पेंसिव वीटो। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे 2006 में राष्ट्रपति जो है APJ अब्दुल कलाम ने लाभ के पद के संबंधी विधेयक पर प्रयोग किया था। तो 2006 में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, APJ अब्दुल कलाम जो थे, वो लाभ के पद संबंधी बिल यानी कि विधेयक पर ये जो है वो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किए थे। बोले थे जाओ फिर से इसको सोचो एक बार, ठीक है। थर्ड है आपका जेबी वीटो, और जेबी वीटो इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो हाँ करे ना तो ना कर दे, इसको बोल देंगे हम लोग जेबी वीटो। अरे लगता है हमको कहीं गलत बता दिए भाई हम। आत्यांतिक वीटो है मतलब कि
अरे सॉरी सॉरी सॉरी, आत्यांतिक वीटो अगर डायरेक्ट मना कर दिए, अगर देखिए राष्ट्रपति विधायिका की किसी विधेयक पर ना या फिर मना कर दे तो उसे आत्यांतिक वीटो कहते हैं। अगर डायरेक्ट मना कर दे कि नहीं पास होगा तो उसको आत्यांतिक वीटो, दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज दे तो उसको निलंबनकारी वीटो, और ना तो हाँ बोले ना तो ना बोले तो उसको बोलेंगे जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो। तो राष्ट्रपति विधेयक पर ना हाँ करे या ना फिर ना करे, ना हाँ बोलेंगे ना ही ना बोलेंगे तो उसको बोलेंगे जेबी वीटो। ठीक है, ऊपर हम गलत बता दिए थे तो आप सुधार लीजिएगा। एक आपका 1986 में राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, और उस समय वो डाक संशोधन विधेयक आया था 1986 में ही। तो उस समय 1986 में जो आपका डाक विधेयक आया था तो उस डाक विधेयक में ज्ञानी जेल सिंह ने वीटो जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, ना हाँ बोले थे ना ही ना बोले थे। तो ये है आपका जो ये है आपका पॉकेट वीटो यानी कि जेबी वीटो। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए हैं। आगे देखिए थोड़ा सा और है, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग विधेयक की बात कर रहे हैं। अभी केवल हम लोग राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ ही पढ़ रहे हैं। विधायी शक्तियाँ हम लोग देख रहे थे, जो है उसको हम लोग देख ही रहे थे। इसी में हम लोग जो है निषेधाधिकार यानी कि वीटो पावर देख लिए थे, जिसमें हम लोग आत्यांतिक वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो देखे, निलंबनकारी वीटो यानी कि सस्पेंसिव वीटो, और जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो, तीनों के बारे में पढ़े। इसके अलावा देखिएगा कि विधेयक जो है, विधेयक आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका साधारण विधेयक, एक है संविधान संशोधन विधेयक और एक आपका धन विधेयक। ये 3 को विधेयक आते हैं। राष्ट्रपति जो है वो संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसमें बता दिया गया कंडीशन कि जो राष्ट्रपति है वो वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किस पे नहीं करेंगे वो भी बता दिया गया है। तो जो भी आपका संविधान संशोधन विधेयक होगा और जो भी आपका धन विधेयक होगा, इसके ऊपर राष्ट्रपति कभी भी जेबी मतलब वीटो पावर का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई भी वीटो का नहीं, कोई भी वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे, उसको हाँ करना जरूरी है। साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए विधेयक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक। ये जो नीचे के 2 विधेयक है, एक आपका संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, यहाँ पे वीटो पावर नहीं यूज होगा। साधारण विधेयक पे वो जो है राष्ट्रपति जो है वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं सामान्यतः। साधारण विधेयक भी देखिए कैसे देखिए हम लोग, देखिए यहाँ पे ए नंबर की गैर सरकारी विधेयक, और दूसरा है सरकार यदि अपना बहुमत खो चुकी है तब वीटो पावर का प्रयोग होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि साधारण विधेयक पर ही आपका केवल वीटो पावर का यूज होगा। वीटो पावर मतलब तीनों वीटो का। और सामान्यतः इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका जो गैर सरकारी विधेयक होता है यहाँ पे यूज होता है। इसके अलावा अगर कोई भी सरकार अपना बहुमत खो चुकी है तो वैसे में भी वीटो पावर का यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आर्टिकल 100 हम लोग विधायी शक्तियाँ में ही देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के विधायी शक्तियाँ में आपका अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश। तो आर्टिकल 123 के तहत जो है 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद के सत्र ना चलने पर या किसी सदन के भंग होने पर राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ऐसे समय में कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है लेकिन आपको कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, या फिर संसद का कोई भी सदन जो है भंग हो गया है और ऐसे में भी आपको कानून बनाना ही है, बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर देते हैं यानी कि ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं। अध्यादेश संसद के कानून की तरह ही होता है, और अध्यादेश जो है वो आपका आर्टिकल 13 में जो है आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में विधि की परिभाषा के अंतर्गत आता है, यानी कि संविधान में अध्यादेश को परिभाषित किया गया है। समझ में आ गया? तो अध्यादेश जो होगा वो आपका एकदम संसद के कानून की तरह ही होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। अध्यादेश की अधिकतम जो है वो 6 महीने के लिए होता है। तो अध्यादेश जो है वो आपका अधिकतम कितना महीना के लिए होगा? तो आपका 6 महीने के लिए होगा। यदि 6 महीने में संसद पारित नहीं करता है तो उसको रद्द किया जाता है। अगर देखो, अगर अध्यादेश की बात करें हम लोग तो अध्यादेश का जो मेन टाइम जो है वो आपका 6 महीने तक हो सकता है मैक्सिमम। इसके बाद अगर इसको संसद पारित कर देता है, रिन्यूअल कर देता है, तो फिर ये अध्यादेश कंटिन्यू रहेगा। और अगर संसद अगर इसको पारित नहीं करता तो ये अध्यादेश जो है वो समाप्त हो जाएगा 6 महीने के भीतर। अतः अध्यादेश की अधिकतम जो आयु है वो आपका 6 महीना ही होता है। आगे देखिए, यदि अध्यादेश जारी होने के बाद संसद के दोनों सदनों में सत्र चले जाते हैं तो सत्र बैठक से 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश पारित करना होगा।
क्या बोला गया है कि यदि अध्यादेश जारी होने के बाद, अध्यादेश जारी हो गया है और उसके बाद संसद के दोनों सदनों के सत्र चल जाते हैं तो सत्र बैठक से 6 सप्ताह के अंदर ही अध्यादेश को पारित करना होगा। सिंपल सी बात है। तो मैक्सिमम अध्यादेश कभी होगा ही तो आपका 6 महीना 6 सप्ताह हो सकता है। कितना? 6 महीना 6 मंथ प्लस 6 वीक, ये अध्यादेश का मैक्सिमम टाइम है। तो कोई जो अध्यादेश है वो 6 महीने तक रह सकता है। इसके अलावा फिर उसको 6 सप्ताह के भीतर यानी कि डेढ़ महीना के भीतर ही उसको जो है वो 1 महीना में 4 सप्ताह होता है ना, तो उसको 1.5 महीना के भीतर ही उसको सदनों मतलब कि लोकसभा से जो है वो या फिर संसद के सदनों से उसको पारित करवाना होगा। या तो लोकसभा से करवाए या फिर राज्यसभा से करवाए, उस अध्यादेश को पारित करवाना होगा। अगर नहीं करवा पाता है तो वो फिर ख़त्म हो जाता है। तो संसद मतलब अध्यादेश जो है वो आपका मैक्सिमम तो 6 महीने तक ही रहना चाहिए। और अगर 6 महीने के बाद अगर संसद सत्र चालू होता है तो उसको फिर 6 सप्ताह के भीतर उसको ये पारित करवाना है। अगर पारित हो गया तो ठीक है, नहीं पारित हुआ तो गया अध्यादेश। तो मैक्सिमम 6 महीना 6 सप्ताह रह सकता है। एक केस आया था DC बाधवा बनाम बिहार राज्य का, ये केस आया था। और ये केस क्या है वो देख लीजिए। इसमें ये केस था आपका DC बाधवा बनाम बिहार राज्य केस 1986 में गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि एक विषय पर बार बार अध्यादेश जारी करना गलत है। तो ये DC बाधवा बनाम बिहार राज्य केस गया था 1986 में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट बोला कि एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी करना क्या है, एकदम अपराध है, गलत बात है। बिहार जो सरकार है वो क्या किया था, 1967 से लेकर 1981 के बीच में 250 बार अध्यादेश जारी किया था, 250 बार। और अध्यादेश का न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। जैसे कि आपका कृष्ण कुमार वाद 2017 में हुआ था। तो अध्यादेश का न्यायिक पुनर्वलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और DC बाधवा बनाम बिहार सरकार 1986 में जो केस गया था कि जहाँ पे बिहार में जो है 1967 से लेकर 1981 के बीच में 250 बार अध्यादेश जारी किया गया था, 250 बार अध्यादेश को जारी किया गया था। ठीक है। तो हम लोग अभी राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य देख रहे थे, जिसमें हम लोग सबसे पहले नियुक्ति संबंधी अधिकार के बारे में पढ़े। सेकेंड हम लोग विधायी शक्तियों के बारे में पढ़े थे, यानी कि राष्ट्रपति के विधायी अधिकार या भी विधायी शक्तियाँ, जिसको भी विधायी शक्तियाँ हम लोग 4-5 भागों में बांट के पढ़े। हम लोग संसद सदस्यों के बारे में कि उसका मनोनयन कैसे करता है, जिसका अधिकार देखे। हम लोग अध्यादेश जारी करने का अधिकार देखे, अध्यादेश कितना समय तक जारी कर सकता है वो हम लोग देख लिए। इसके अलावा राष्ट्रपति के निषेधाधिकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो कितना तरह का वीटो पावर यूज़ कर सकता है। हम लोग जाने कि विधेयक भी 3 तरह का हो सकता है, कौन कौन विधेयक पे वीटो पावर नहीं लगता है और किस पे लगता है, वो सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जो है वो नियुक्ति संबंधी अधिकार और विधायी शक्तियाँ के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है वो राष्ट्रपति के आगे थोड़ा बहुत जो है वो आपातकालीन शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, ये सब देखेंगे, राजनीतिक शक्तियाँ, सैनिक शक्तियाँ, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र करेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग राष्ट्रपति वाला टॉपिक जो है वो कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और कल जो है हम लोग राष्ट्रपति को कंप्लीट करके परसों हम लोग जो है वो उपराष्ट्रपति को शुरू कर देंगे। तो आपका इसी तरह अगर बने रहिएगा तो जल्दी जल्दी आपका जो है वो संघ भी कंप्लीट हो जाएगा। संघ के बाद हम लोग राज्य में चलेंगे और पॉलिटी एक बार कंप्लीट हो जाएगा आपका लगभग 40 से 42 लेक्चर में। उसके बाद हम लोग इसका MCQ स्टार्ट कर देंगे और MCQ सॉल्व हो जाएगा तो फिर तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।